चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका मेंस में आया हुआ ही क्वेश्चन है। आपको सर्किट को सॉल्व करना है। आपके पास 3 मिनट है, ट्राई करो एक बार। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जो आपके क्वेश्चन है मैं क्लास के बाद आपको टाइम दे दूंगी बेटा, उसमें पूछ लेना। मैम अभी नहीं, हाँ मुझसे ना न्यूमेरिकल बहुत ही देर में सॉल्व होते हैं, क्या लगते तो सॉल्व? हैं मैम न्यूमेरिकल मैम 15-20 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी लग जाता है। बेटा और फिर प्रैक्टिस, मैम गलत आंसर आते हैं 2-3 बार तो। वो प्रैक्टिस की कमी है। कॉन्सेप्ट अभी वीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा वो। जैसे अगर ये वाला भी क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने 4 5 7 10 क्वेश्चन नहीं निकाल रखे ना सर्किट्स पे, इसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 10 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कौन से आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, कौन से सीरीज में दिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो भी आपका जो है बहुत, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फाइन होगा। ठीक है। तो सारी की सारी जो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपकी प्रैक्टिस में है और किसी चीज में नहीं है। क्योंकि देखो जब पढ़ तो आप सभी रहे हो ना, थ्योरी तो सभी समझ रहे हो, एक ही क्लास में हर बच्चा अलग अलग लेवल पे कैसे होता है, इसका मतलब उसका जो प्रैक्टिस करने का और समझने का जो तरीका है उसमें डिफरेंस है। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर लिया करो बात। कोई क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है मुझे पूछ लिया करो कि मैम इसको किस अप्रोच से मैं सॉल्व कर सकती हूँ कि मेरा समय कम लगे। ओके। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे जो भी, अभी अगर मैं ऑफलाइन क्लास ले रही होती तो तुमको मैं कुछ गिफ्ट देती अगर तुम सॉल्व करते, अभी तो मैं क्या दूं। ठीक है। सॉल्व करो जरा। फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर वेयर द नंबर्स इंडिकेट्स कैपेसिटेंसेस इन माइक्रोफैराड, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad। तो सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो ऐड होता है C1 प्लस में, C2 प्लस में, C3 अप टू जितने भी पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये आपके पास पैरेलल का केस है। सीरीज में क्या होता है, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस में, 1 बाय C2 प्लस में, 1 बाय C3 एंड सो ऑन। ये आपके दो फॉर्मूले हैं। रेजिस्टर से बस उल्टा होता है। रेजिस्टर में अगर आप सीरीज में निकालते हो तो डायरेक्ट ऐड करते हो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, और पैरेलल में उल्टा होता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहली बात सर्किट सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कैसे चेक करते हैं। जैसे कि अगर आप इसको मान लो कि एक इमेजिनरी बैटरी लगी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। वैसे तो आपको देख के भी बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर जहां पर अटको उसके लिए मैं अभी आपको खोल के बता रही हूँ। जैसे V0 मान लिया मैंने, तो ये V पे हो गया, ये वाला आएगा आपके पास 0 पे, ये आपके पास 0 पे, ये आपके पास 0 पे, ये आपके पास 0 पे। ठीक है। अगले वाला हम मान लेते हैं X वैल्यू, तो ये X पे, ये X पे, ये X पे। ठीक है। और अगले वाला मान लेते हैं हम लोग समथिंग, यहाँ पर Z मान लो, चलो ये Z पे, ये Z पे, और बच गया ये। इसको हम क्या नंबर क्या माने, W मान लेते हैं, चलो ये W W W। देखो, अब ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये वाला W पे है, ये 0 पे है। यहाँ बीच में जो भी आप वैल्यू लगाओगे, A लगा लो, B लगा लो, कुछ भी, तो ये पोटेंशियल तो सेम हो गया ना, WA AB। यानी यहाँ से जो चार्ज आएगा वही चार्ज इसमें से जाएगा। तो ये 6 and 12 किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है। सीरीज में क्या होता है, आपके पास चार्ज सेम होता है और पैरेलल में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लो कुछ भी चार्ज अगर यहाँ से एंटर करा तो वो 6 से होते हुए 12 से जाएगा, और जो यहाँ आएगा वो इसमें से आएगा। तो अगर 6 और 12 को मैं सॉल्व करूं, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है। अगर 6 and 12 को मैं अगर सॉल्व कर रही हूँ बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, C इक्वलेंट इक्वल्स टू 6 into 12 बाय में 6 प्लस में 12। ये कितना हो जाएगा, 6 into 12 बाय में 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 6 18, 6 1 6 2, यानी कि आपके पास 4 आ गया। यानी यहाँ पर अगर मैं सर्किट को थोड़ा दोबारा बनाऊं तो मेरा एक जो सोल्यूशन हुआ वो ये हुआ कि मेरे पास ये 4 के साथ पैरेलल में एक 4 और आ गया।
सॉल्व कर लिया मैंने इसको, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये हो गया बी पॉइंट, ओके। और ये आपने कहीं यहाँ कनेक्ट कर दिया यहाँ। अब ये देखो, ये 2 और 2 आपको क्या लग रहा है, पैरेलल में ही है ना। यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो इस 2 में जाएगा और एक इस 2 में जाएगा, यानी दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल में। और आपको दिख भी रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है, Z0 Z0, यानी कि दोनों पैरेलल में हो गए। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं 2 and 2 पैरेलल के, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लगाऊं, ये 8 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एक आपको गिवन है ऑलरेडी, ये इसको आप कनेक्ट कर दो। अब बताओ क्या सीधा समझ में आ रहा है, जो भी चार्ज यहाँ एंटर करेगा वो 4 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 4 और 4 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, राइट। यानी अगर इसको सॉल्व करते हो आप, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, अगर ये वाला जो पार्ट है 4 और 4 पैरेलल में है, यानी कि क्या हो जाएगा, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। यानी इसको हटा के आप क्या लगा सकते हैं, ये 1 है आपका, ये C है, ये C है, और ये सॉल्व होके आपके पास क्या आ गया, 8। और ये पॉइंट बी हो गया आपका। इधर से आपका 8 और 4 ये दोनों सीरीज में लग रहा है, जो भी चार्ज इधर आएगा वो इसके साथ जाएगा। तो 8 और 4 किस में, सीरीज में, सीरीज में होता है आपके पास। अगर मैं 8 और 4 को सॉल्व करूं तो 8 इंटू 4 बाय में 8 प्लस में 4। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने। जब 2 कैपेसिटर्स होते हैं तो 1 बाय सी इक्वलेंट इक्वल्स टू होता है 1 बाय C1 प्लस में 1 बाय C2, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम लेती हूँ C1 C2, ऊपर चला जाता है C2 प्लस में C1 इज इक्वल टू 1 बाय C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट क्या हो जाता है, C1 C2 बाय में C1 प्लस में C2। यानी जब 2 लेते हैं, 2 का प्रोडक्ट कर दो डिवाइड बाय दोनों का सम, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इजीली सॉल्व होता है। इसको सारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, 2 का प्रोडक्ट करो डिवाइड बाय में 2 का सम। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं 8 इंटू में 4 बाय में 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। 12। ये कितना हो गया, 4 1 जा 4 3 जा 12, यानी 8 बाय 3 आ गया। ये आपका सॉल्व होके इधर आएगा आपके पास 8 बाय में 3, यही आ रहा है ना। अब इसको इससे कनेक्ट कर दो। अब ये 8 और 1 ये दोनों किस में लग रहे हैं, सीरीज में है ना। जो भी चार्ज जाएगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, 8 and 1 आर इन सीरीज। अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, ऐसे इसी तरीके से 8 और 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 8 इंटू में 1 बाय में 8 प्लस में 1, ये हो गया 8 बाय में 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हटाएंगे, एक लगा देंगे हम लोग क्या, 8 बाय में 9, और यहाँ इसके साथ ये कनेक्टेड है इधर, ये हो गया बी पॉइंट, और यहाँ कनेक्टेड है ये 8 बाय 3, ठीक है। अब 8 बाय 9 एंड 8 बाय 3 किस में लग रहा है आपको, पैरेलल में। पैरेलल में लग रहा है। इसको सॉल्व करो जरा, पैरेलल में 8 बाय 9 प्लस में 8 बाय 3 कितना हो जाएगा, ये 9 एलसीएम हो जाएगा, 8 प्लस में 24, ये होएगा आपके पास 32 बाय 9, ठीक है। Yes, ma'am. अब यानी कि ये पूरा सॉल्व होके अब लास्ट जो बच गया, ए पॉइंट ये है, ये सी पॉइंट है, ये 32 बाय 9 आ गया आपका, एंड लास्ट पॉइंट बी है। अब बता दो, ये दोनों सीरीज में है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं। सी इंटू में 32 बाय 9 बाय में सी प्लस में 32 बाय 9, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ए और बी के बीच में उन्होंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है कि 1 माइक्रोफेराड बनेगा। अब मुझे सॉल्व करके बताओ, सी एन 32 बाय 9 को सीरीज में और उसको इक्वेट करो 1 माइक्रोफेराड से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास। अगर ये इस तरह के आप सर्किट सॉल्व कर पाओगे, 3 या 4 है, ज्यादा नहीं है, हम मतलब आज जो प्रैक्टिस करेंगे 2-3 ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, और इस लेवल के हैं कि आपके इससे नीचे वाले तो सारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, जरा फटाफट करो। 32 बाय 23 बता रहे हैं कुछ बच्चे, वेल डन, वेरी गुड। आजाद, अभिषेक एंड वरुण, वेरी गुड बेटा। 32 बाय में 23, इसको सॉल्व करना है बस। सॉल्विंग वी गेट C इज इक्वल टू 32 बाय में 23। वेरी गुड। अर्श, दीपिका, आशीष, सबने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, आगे चले फिर। गुड, चलो ये कीजिए। A parallel plate capacitor is maintained at a certain potential difference when a 3 mm thick slab is introduced between the plates
In order to maintain the same potential difference, the distance between the plate is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of the slab. दिमाग तो नहीं घूम गया? घुमा कि नहीं घुमा? देखो क्या बोल रहा है, आसान है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन कर रखा है, लेट्स से V पे मेंटेन कर रखा है। अब इसमें एक, अभी ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं कि जो इसका वैल्यू है C का वो है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। ठीक है, यही होता है ना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब बोल रहे हैं कि व्हेन a 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्या करा इन्होंने, 3 mm थिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। In order to maintain the same potential difference, the distance between the plate is increased by 2.4 mm. देखो जब आप स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, पहली बात इंक्रीज होता है। अगर मैं आप यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ, जब आप स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं और चार्ज आपका कांस्टेंट है, चार्ज नहीं बदलता, तो आपके पास E की वैल्यू क्या हो जाती है, E नॉट बाय में K। C की वैल्यू क्या हो जाती है, K इंटू में C नॉट। V की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, V नॉट बाय में K। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा ना जब आप स्लैब डालोगे। तो अब उसका क्या करते हैं हम लोग, उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाते हैं सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे। और वो कितने से बढ़ाया उन्होंने, 2.4 mm से बढ़ाना पड़ा है। ओके, इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और कराया गया था, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D माइनस में T प्लस में T बाय में K। अब ये जो स्लैब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, मान लो ये मैंने एक छोटा सा स्लैब डालना है इसमें, जिसकी थिकनेस मान लो कुछ भी है, मान लीजिए x इसकी थिकनेस है, या t मान लो, चलो हमारे फॉर्मूले में t है ना, इसकी थिकनेस t मान लो। तो यहाँ पर आप वो थिकनेस पुट करते हैं स्लैब की, d होता है इसका टोटल जो सेपरेशन है वो, t होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब। मान लो 2 स्लैब डाल दूं तो दोनों की थिकनेस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस में दोनों की थिकनेस को डिवाइड करेंगे उनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, k से। ये k क्या है, स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लो मैं ऐसे अगर एक स्लैब डाल दूं, एक दूसरा डाल दूं, इसकी थिकनेस x है, इसकी y है, तो आप कैसे लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D माइनस में x माइनस में y प्लस में x बाय में K1, इसका K1 मान लो, इसका K2 मान लो, प्लस में x बाय में K2। इस तरीके से आप लिखते हैं। तो अभी ये फॉर्मूला याद आ गया सबको, आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, अभी एक बार ट्राई करो 1-2 मिनट के लिए, अब कहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा। इन्होंने ये बोला देखो कि अगर इसमें स्लैब डाल दिया ना मैंने 3 mm का, तो पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए अब ये क्या करते हैं, उसको 2.4 mm से और आगे खिसका देते हैं। इसमें मान लेते हैं हम लोग शुरू में कितना थिकनेस है, जो स्लैब आपने डाला आप वही थिकनेस मान सकते हो, या इसको D मान लो, चलो D थिकनेस है। अब स्लैब जब डाला आपने तो पोटेंशियल चेंज हुआ, पोटेंशियल ठीक रखने के लिए आपने उसका सेपरेशन को बढ़ा दिया। तो उस केस में क्या होगा आपके पास, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, आपको K निकालना है। कैसे करें बताओ, इसको उठाते हैं, नया जो कैपेसिटेंस है इसको C डैश मान लेते हैं, एरिया A एप्सिलॉन नॉट बाय में थिकनेस हम मान लेते हैं उसकी जो इनिशियल थी वो D थी, अब उसको बढ़ा दिया गया 2.4 से, यानी अब उसका जो कैपेसिटर का थिकनेस है वो कुछ बढ़ा दिया बेटा, D प्लस में 2.4 हो गया। ठीक है, माइनस में उसमें एक स्लैब डाला गया है जिसका थिकनेस कितना है, 3 mm। ठीक है, ये थिकनेस आपको पता है T 3 mm। ओके, इसको हम लोग 3 लिख देते हैं, प्लस में 3 बाय में K, जो भी उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ओके, अभी देखो एक चीज है, Q इज इक्वल टू CV है। ओके, अब इसमें क्या चीज सेम रखनी है आपको, पोटेंशियल सेम रखना है, चार्ज सेम है। जो हम ये लिख रहे हैं ना कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाता है, या आपका जो डेल्टा V है V नॉट बाय K हो जाता है जब आप स्लैब इंसर्ट कर रहे हो और बैटरी का कोई जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि चार्ज भी नहीं बदल रहा, V भी नहीं बदल रहा। तो यानी दोनों बार जो पहले कैपेसिटेंस था और जो अब कैपेसिटेंस है उसको बराबर होना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो आपके पास V सेम रहेगा। अगर C बदल गया तो V भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाला कैपेसिटेंस और बाद वाले कैपेसिटेंस को कंपेयर कर देते हैं। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, दिस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय में D प्लस में 2.4 माइनस में 3 प्लस में 3 बाय K। ये तो कट ही गया, यानी आप कंपेयर कर सकते हो, D इज इक्वल टू D प्लस में 2.4 माइनस में 3 प्लस में 3 बाय में K। D से D भी कट गया। ठीक है, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा,
इसको सॉल्व करो जरा, के की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। ये आएगा 3k प्लस में 3, इसी को सॉल्व कर लो पहले, कितना आएगा, या फिर ऐसे एलसीएम लेके कर लो, मर्जी है आपकी। एक बार सॉल्व करके बताओ बेटा, के की वैल्यू कितनी आएगी, यही आपको निकालना है। ये आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कैसे क्वेश्चन देते हैं लोग। एक आया है, एक तो नहीं आना चाहिए। देखो 3 में से 2.4 माइनस कर लो आप, ये कर लो 3 माइनस में 2.4, दिस इज इक्वल टू 3 बाय में के। तो ये आएगा 10, 10 में से 4 गया, कितना गया 6, 0.6 आ गया ना, यानी कि 0.6 इज इक्वल टू 3 बाय में के। तो के कितना हो जाएगा, के कितना होगा 3 बाय में 0.6, 5, 5 आएगा, यस वेरी गुड 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 5। बेटा चैप्टर अभी तक इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, जिसके 4 क्लासेस रहते हैं, जिसने पूछा था अभी। गुड, 1 के अराउंड नहीं आएगा आशीष, 5 इसका आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था, दोबारा सुन लो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, उसका सर्टेन थिकनेस डी है, उसका जो एरिया है आपके पास ए है। अब उसमें कुछ स्लैब डाला, स्लैब डालते ही उसका कैपेसिटेंस में चेंज आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, Q इज इक्वल टू CV पता था, चार्ज नहीं बदल रहा और पोटेंशियल सेम रखना है प्लेट्स के बीच में, तो C को सेम रखना पड़ेगा। सेम रखने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, ये वाला, कि मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि C बढ़ रहा है ना, कैपेसिटेंस देखो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ कर लो। तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, उसका सेपरेशन बढ़ाया। सेपरेशन कितने से बढ़ाया वो भी दे रखा है, D प्लस में 2.4 कर लिया, थिकनेस स्लैब का डाल दो, K की वैल्यू निकल जाएगी दोनों कैपेसिटेंस को कंपेयर करके। आई बात समझ में, बताइए। यस मैम। ओके चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर आप लोग। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन ना पेपर में आने चाहिए, जिसमें आपका दिमाग लगे सही में कि कहाँ कैसे कंबाइन करना पड़ेगा। A capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across potential difference of 1 kilovolt। क्या कह रहे हैं देखो सुनो, capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit। भाई हमको कैपेसिटेंस कितना चाहिए है, टोटल भाई मेरा बनना चाहिए 2 माइक्रोफेराड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 बनना चाहिए। बहुत सारे आपको 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर दे दिए, माइक्रो कर लो, माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स आपको अवेलेबल है, 1 की उनकी वैल्यू है, which can withstand a potential difference of not more than 300 वोल्ट, यानी एक कैपेसिटर 300 वोल्ट से ज्यादा सहन नहीं कर सकता, ये उसने बोल दिया है। ओके तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस, तो कितने कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड के सीरीज में लगाऊं, पैरेलल में लगाऊं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन करूं कि 2 माइक्रोफेराड मेरा आंसर आए और हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके 2017 में आईआईटी में भी आया हुआ है। एंड बायो वाले स्टूडेंट्स अगर ये समझ पाते हैं, देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर यहाँ ऐसे है, तो आप वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से सुनो और समझो, ट्राई करना है, कोशिश करनी है, बोलो। यस करो एक यस बार मैम। बच्चे, लगाओ दिमाग। एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, देखिए 1000 वोल्ट है ना। अब देखो मान लो कि कुछ मेरे पास एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ऐसे, तो यहां पर अगर मैं पैरेलल में इसके 1000 वोल्ट लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये 1000 वोल्ट सीरीज में ही तो टूटेगा ना, पैरेलल में तो अगर मान लो आपने सारे पैरेलल में लगा दिए, तो पैरेलल में तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर 1000 वोल्ट आ गए, वो तो आ ही नहीं सकता, 300 से ज्यादा तो आना ही नहीं चाहिए।
तो एक सीरीज में, एक लाइन में मैं कितने लगाऊं कि एक के ऊपर 300 से ज्यादा नहीं हो। मान लो इसका वैल्यू सी है, सी है, सी है, सबकी वैल्यू सेम है, 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि 1/c, 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 ऐसे में कितने लगाऊं कि हर एक के अक्रॉस जो है, जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ, कोशिश करो, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। अभी देखो सबके अक्रॉस सीरीज में आपके पास अब ड्रॉप तो सबके अक्रॉस सेम ही आएगा ना, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, हर एक के अक्रॉस सेम ड्रॉप आएगा। मान लो वी आ गया, वी आ गया, वी आ गया, ऐसे आपके पास सेम ड्रॉप आएंगे सबके अक्रॉस, ठीक है। तो मान लेते हैं 1/c, 1 n आपको कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने पड़े, तो n टाइम्स ऑफ c, दिस इज योर c इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी? करो जरूर, बता दिया मैंने, एक बार हिंट दिया है, कोशिश करो इससे। मान लो कि सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वी 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 हो रहा है, ठीक है। तो n टाइम्स ऑफ v का ही जो सम है, मतलब हर एक के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1000 ना, ठीक है। मान लेते कि हम यहाँ पर अब जो v की वैल्यू आप ले रहे हो, उन्होंने दे रखी है भाई 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने वो वाली कंडीशन उठा ली जो उन्होंने लिमिट दे रखी है कि हर एक के अक्रॉस 300 300 300 अगर मैं करती हूँ तो मुझे कितने कैपेसिटर उठाने पड़ेंगे। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है, ड्रॉप आएगा सबके अक्रॉस सेम ड्रॉप आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू भी सेम है, ठीक है, और चार्ज भी सबसे सेम पास करेगा क्योंकि सीरीज में है। तो Q आपके पास सेम है, ठीक है, और आपके पास V आपके पास सेम आएगा, C आपका सेम है। तो आप लिख सकते हो, मान लो जितने भी आपने जोड़े XYZ, n मैंने नंबर माना कि n मैं जोड़ती हूँ और उनके अक्रॉस मैं 300 का ड्रॉप मानती हूँ तो 1000 आएगा। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, n की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि सीरीज में मुझे कितना कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। तो 1000 बाय में क्या कर लोगे आप, 300, ठीक है, ये आपका जाएगा 3.33 समथिंग। अभी 3.3 कैपेसिटर तो आप नहीं ले सकते ना, ले सकते हो क्या? तो आपको कितना कैपेसिटर लेना पड़ेगा? आप कम नहीं ले सकते क्योंकि कम लेते ही तो 300 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। मान लो अगर मान लो कि आपके पास एक आपने कम कर दिया, कम करने का मतलब भाई 1000 जो वोल्ट है अब वो कम कैपेसिटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? सोचो हम जरा। 4 लेंगे हम। 4, तो आप एन का वैल्यू क्या लोगे? 4, 4। ठीक है। यानी सीरीज में इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आपको 4 जोड़ने पड़ेंगे। अभी 4 का आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। सी इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c प्लस में 1/c प्लस में 1/c प्लस में 1/c, यानी आप इसको लिख सकते हो 4 में c। मैम हाँ जी, मैम आपने 300 क्यों लिया? 300 इन्होंने लिमिट दिया ना कि हर एक के अक्रॉस 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 300 लेके कर लिया सॉल्व। अगर 300 है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, उसी से हमारे पास एक नंबर निकल के आएगा ना। ऐसे तो फिर 300 से अगर पीछे आप कितना भी चले जाओ, 150 50 100, उसमें तो हम एक नंबर निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो 300 का मैंने कंडीशन उठा लिया कि भाई 1000 को मैं 300 से डिवाइड करती हूँ तो इतने कैपेसिटर मेरे सीरीज में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 4/c आ गया, तो C इक्विवेलेंट आपके पास निकल के आ गया बेटा क्या, C/4, और C की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है, 1 माइक्रोफेराड, यानी C इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 1/4। अभी आंसर 1/4 तो नहीं है,
यानी कि अब आपको इनको कुछ और चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। देखो सीरीज में 4 ही लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब पैरेलल में देख लेते हैं। आपको पता है पैरेलल में आपको ऐड करना पड़ता है, जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितनी बार ऐड करूं कि मेरा 2 बन जाए? सोचो जरा, कितनी बार ऐड करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो एक सेट तो आपने ले लिया, 1 2 3, 8 टाइम्स। यस 8 टाइम्स। इसका आपका इक्विवेलेंट निकल के आया C/4, यानी कि 1/4, सॉरी। ऐसे ही आपके पास अगले का 1/4, अगले का 1/4, ऐसे अगर आप 8 बार करते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना होता है? ये आएगा 1/4 प्लस 1/4 अप टू 8 टाइम्स। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 8 टाइम्स ऑफ 1/4, यानी 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 माइक्रोफेराड। पर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि कितने जोड़ने पड़ेंगे कैपेसिटर। अब बता दो, सीरीज में 4 है, यानी कॉलम में 4 है, और रोज कितनी है? 8। कितने हो गए सेल आपके? 32 नंबर ऑफ सेल्स आपके आ गए 32। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा आपको इससे भी आसान चीजें मिल सकती है, मतलब इससे आसान नंबर मिल सकता है। कोई और 300 की जगह हो सकता है 400 दे दे, 400 की जगह 500 दे दे, 1000 की जगह 2000 दे दे, ठीक है। 2 माइक्रोफेराड की जगह बोल दे 3 माइक्रोफेराड, भाई कॉम्बिनेशन में पढ़ना चाहिए। ओके, ये आपका एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। मेरे सब मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन ये था कि 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस चाहिए है 1000 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1000 वोल्ट। 2 चाहिए आपको, कैपेसिटेंस सबका जुड़ जाड़ के 2 आना चाहिए। पर उन्होंने बोला कि आपको, आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यूज है वो 1 माइक्रोफेराड है हर एक कैपेसिटर की। बहुत सारे नंबर आपके पास अवेलेबल, अब जोड़ लो भाई इनको कैसे जोड़ना है। पर एक कंडीशन दे दी कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर 300 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने चेक करा, सीरीज में जोड़ के देखे, मेरे को पता है भाई सीरीज में जो है अगर 1000 वोल्ट है ना तो 1000 वोल्ट बटेगा, सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो मैं सीरीज में मैंने उठाया कि कितने मैं लगाऊं कि मेरे पास 1000 वोल्ट के अकॉर्डिंग सबके अक्रॉस 300 जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को पता है सीरीज में सबके अक्रॉस ड्रॉप होगा और सेम ड्रॉप आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ एन, मान लो मेरे पास 4 मुझे सेल लगाने पड़ रहे हैं या 5 लगाने पड़ रहे, जितने भी, मैंने XYZ एक नंबर ले लिया एन, एन इंटू में वी करते हो, यानी वी प्लस वी अप टू एन करते हो आप, एन वी हो गया ना, एन टाइम्स ऑफ वी, दैट विल बी इक्वल टू 1000। तो एन आपके पास क्या आ जाएगा, एक नंबर निकल के आ जाएगा भाई कितने लगाने पड़ेंगे आपको सीरीज में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो कुछ फ्रैक्शन में आया, बट फ्रैक्शन में हम आंसर नहीं लेके आ सकते, तो या तो कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं। कम हम करेंगे नहीं, क्योंकि उससे आपके पास हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 1000 यही तो बटा है ना सब में, एक कम कर दोगे तो 1000 अब कम कैपेसिटर्स में बटेगा, तो आपके पास 300 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी हर एक के अक्रॉस। तो एक आपने ज्यादा कर लिया, 4 कर लिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपने सीरीज में देख लिया कितना कैपेसिटेंस बनता है, तो वो 1/c प्लस 1/c करके आपने C/4 निकाला, और C की वैल्यू दे रखी है 1। अब उनको चाहिए था 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड के लिए क्या करूं, सीरीज में तो इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकती, पैरेलल में और कुछ जुगाड़बाजी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं इसको अगर 8 बार जोड़ दूं 1/4 1/4 1/4 को, तो मेरे पास 2 माइक्रोफेराड आंसर आ जाता है। अब सेल कितनी हो जाएंगी, कॉलम में 4 है, रोज कितनी होगी, रोज होगी 8, तो टोटल आपके पास कितने सेल्स हो जाएंगे, 8 इंटू में 4, 32 सेल्स हो जाएंगे। मैम हम्म, मैम हमने 1/4 को क्यों ऐड किया पैरेलल के लिए? क्योंकि आपका एक जो सेट बना है बेटा, ये सेट बना ना आपका 4 का, 4 सेल्स है आपके एक सेट में, और इसका इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है 1/4, तो 4 4 4 4 के सेट ऐड करने पड़ेंगे ना, जिनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा आपके पास, 1/4। मैम हम सीरीज में ही क्यों ऐड कर रहे हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कर रहे? पैरेलल में अगर मान लो आप ये पैरेलल में कैसे बताओगे, पैरेलल में तो आपका 1000 वोल्ट है, मान लो आपने ऐसे करा कि आपने 1 2 3 ऐसे पैरेलल में कंबाइन करे और एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया, तो पैरेलल के अंदर बेटा 1000 ही तो अपीयर हो जाएगी ना, दोनों सबके अक्रॉस। पैरेलल में तो वही आ जाएगी जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है, आपको बांटनी है ना वो कैपेसिटर्स के अक्रॉस, बांटनी पड़ेगी या नहीं, तो सीरीज में आपको पता है बटेगी, कैपेसिटर के ऊपर पैरेलल में तो सेम वैल्यूज आ जाएगी, 1000 की 1000 आ जाएगी, वो तो फिर आपका सर्किट ही नहीं काम करेगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई 1000 को मुझे तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
तो मुझे कितने कैपेसिटर लगाने पड़े, तो सीरीज में ही मैं उठा के देखती हूँ, सीरीज में क्योंकि बढ़ती है, तो वहां पर मैंने देखा कि कितने लगाने पड़े मुझे, फिर उसके हिसाब से मैंने देखा कि चलो ठीक है सीरीज, अभी ये जो सेट बनाया ना आपने, 1 2 3 4 ऐसे आप 8 लाइन बनाओगे, इन्हीं के अक्रॉस तो आपने बैटरी लगाई है 8 लाइनों के अक्रॉस, तो जो भी पोटेंशियल आपका, जो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है वो हर एक के अक्रॉस है, जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन के अक्रॉस दिखाया, वो हर लाइन के अक्रॉस है, और वो ऐसे ही टूटेगा सेम टू सेम। आई बात समझ में? यस मैम। चलिए आगे चले, फिर थोड़ा सा आप खुद करके देखेंगे, समझ में आएगा। बस इतना याद रखो 1000 वोल्ट है, अब हर एक सेल के अक्रॉस 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिटिंग कंडीशन है। तो 300 के कितने सेल, 300 वोल्ट हर एक के अक्रॉस समझ लो, तो कितने सेल आपको जोड़ने पड़ेंगे, वो नंबर निकालो, नंबर से फिर आप एक सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, अब उतने कितने आपको रोज जो है उठा के लगानी पड़ेंगी पैरेलल में टू मेक इट 2 माइक्रोफेराड। बस इतना सा सवाल है। चलो आगे चलते हैं, ये सॉल्व कीजिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो इज, देखो यहाँ पर आपके पास V पोटेंशियल है, अब जैसे ही कैपेसिटर, आपको पता है सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर जहां भी आएगा वो कैपेसिटर, वो जो है वोल्टेज को खाता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर कुछ x वैल्यू बच गई है, ये अब जहां तक वायर कनेक्टेड है सब जगह x है, यहाँ भी x है, ठीक है, लेकिन अब ये कैपेसिटर आ गया तो कुछ बदल जाएगी, तो हम इसको y मान लेते हैं। अब ये जहां तक वायर है ये y आएगा, ठीक है, ये y और ये भी y आएगा और ये भी y आएगा। आई बात समझ में? और ये जो पॉइंट है ये बी पर है, ये वीबी पोटेंशियल है, तो ये कैपेसिटर का ये प्लेट वीबी पे है और ये 2 का ये वीबी यानी बी, आप नंबर अगर देना चाहो तो बी भी लिख सकते हो, वीबी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये सारा जो वायर है ये सारा चार्ज है, अब देखो आपके पास क्या क्या वैल्यूज, अब आप इसको ऐसे कर लो, चलो एक मैम पॉइंट आपके पास ये है, मैम ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्स नहीं मान सकते? नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पर आपका x वैल्यू आई है, बट यहाँ पर भी तो एक सर्किट एलिमेंट 5 आ गया ना, इसके क्रॉस भी ड्रॉप कर जाएगा, तो वो x नहीं रहेगा, कुछ और बदल जाएगा। जहां सर्किट एलिमेंट आ गया वहां v को बदलना पड़ेगा बेटा, x है तो y लेना पड़ेगा, y है तो z लेना पड़ेगा, रेजिस्टर आ गया तो भी बदलना पड़ेगा, इंडक्टर आ गया तो भी बदलना पड़ेगा। ये सर्किट एलिमेंट्स कंज्यूम करते हैं वोल्टेज को, जैसे ही करंट फ्लो करेगा जितना भी वोल्टेज है वो ड्रॉप करता जाएगा इन एलिमेंट्स के क्रॉस। तो हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं एक्स वाई जेड टू नो कि भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। अब जैसे ये पॉइंट ए है, एक आपका आ रहा है एक्स और वाई, ठीक है, पहला जो आपके पास है ए और एक्स के बीच में, एक्स मान लो चलो, ठीक है, और अगला जो आपके पास है एक्स और वाई के बीच में, ये वाई मान लो, और दूसरा भी एक्स और वाई के बीच में आप यहां लगा सकते हो, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ आपको। और ये जो तीसरा है आपके पास ये भी एक्स और वाई के बीच में, आप इसको यहां लगा सकते हो। कौन कौन से बताए मैंने? ये वाला भी एक्स वाई के बीच में, ये वाला भी एक्स वाई के बीच में, और ये वाला भी एक्स वाई के बीच में। इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी 2, 5 5 10 और 2 कितना हो गया 12 ही हो गया ना। और ये वाई के बाद क्या पॉइंट ले रखा है आप लोगों ने, बी, ठीक है, तो वाई और बी के बीच में एक तो 4 है और एक ये 2 है, इसको आप इसके साथ लगा सकते हो 2। ऐसे अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा आप अलग से ऐसे डायग्राम बना लो, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 2, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है, ये आप 4 और 2 का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा ना। और इसका यस कितना मैम, है आपके पास क्लियर 12 आ गया, और इसका कितना है आपके पास 6 आ गया। अब तो कर लोगे। अब ये यस 1 मैम। बाय प्लस 1/12 प्लस में 1/6, दिस इज योर 1/c इक्विवेलेंट। सॉल्व करेंगे 2.4 माइक्रोफेराड आएगा। पहले वाले में शायद कंफ्यूजन हो रहा था, आप ऐसे एक्स वाई जेड वगैरह बना के कर लो, ठीक है। चलो ये वाला रहने दो, ये वाला करो। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना। करना है क्वेश्चन, ये लो यस मैम। करो फिर। A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its two मैम plate ये is नहीं, ये वाला, हाँ ले लो फोटो ले लो। वैसे मैं बिटली लिंक पे अपडेट कर दूंगी रात तक, आप वहां से भी देख सकते हो, समझ लो बस अभी क्वेश्चंस को। ओके मैम। करना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरे को मतलब ज्यादा वो नहीं लग रहा अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये वाला क्वेश्चन करो आप। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को कराए गए हैं। यस मैम।
करो फिर, ट्राई करो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी देखो ये रीसेंट जितने भी आज के क्वेश्चंस है ना, सभी आपके रीसेंट आईआईटी और नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। Okay, a parallel plate capacitor with the plate area A has separation D between the plates. Two dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 of same area A by 2 and thickness D by 2 are inserted in space between the plates. The capacitance of the capacitor will be given by, आपको मतलब C equivalent निकालना है, बस ये चेक करना है कि लगे कैसे हुए हैं ये, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बताऊं आपको, इसका जो सेपरेशन है, इसका D by 2 और इसका एरिया कितना है A by 2, ये एरिया, ये है एरिया, ठीक है, ये एरिया, और ये D by 2, इसका भी एरिया कितना है A by 2 और सेपरेशन कितना बेटा D by 2। अगर इसकी बात करें तो इसका सेपरेशन कितना है D और एरिया कितना है A by 2। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे मान सकते हो क्या कि कोई बैटरी लगी हुई है, मान लो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। आप ऐसे करो, चलो मैं यहां बना के दिखा रही हूँ, ये ऐसे है ना, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। यहां पर मान सकते हैं हम लोग कुछ ऐसे इमेजिनरी बैटरी, तो ये V पे, ये सारा प्लेट इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, आप इसको V पे मान सकते हो, और ये नीचे वाला सारा प्लेट 0 पे कनेक्टेड है, ये सारा 0 पे है। अब देखो जैसे प्लेट, अभी मैंने क्या बताया, जैसे सर्किट एलिमेंट आता है तो ड्रॉप करती है, यहां अगर बात करें, यहां पर ड्रॉप करेगी कुछ ऐसे, यहाँ मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में V और 0, यानी एक कैपेसिटर तो है आपका V और 0 पे। ये अगर बात करें, ये V पे है, इसका नहीं पता मुझे, तो X मान लेती हूँ मैं, ये V और X पे है और अगला X और 0 पे है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, और मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ, और इसको अगर मैं इस बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही नहीं बैठ रहा, ये वाला V पे, ये 0 पे, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V पे है, तो ये कैपेसिटर का ये प्लेट भी V पे है, जैसे कि यहाँ पर ये V पे है। देखो सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, इतना मेरा ये जो पार्ट है ये V पे है और ये भी V पे है, लेकिन जो सेकंड प्लेट है इस वाले का, ये 0 पे है। लेकिन यहां अगर देखें तो बीच में एक प्लेट और आ गई है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा, इन दोनों को सीरीज में मैंने दो कैपेसिटर बना के जोड़ दिया। अगर ये X पे है तो ये भी X पे ही होगा, और ये आपके पास किस पे है, V पे आ गया, और ये 0 पे आ गया। तो सेम सर्किट है ये जो मैंने नीचे आपको बना के दिखाया, ठीक है मैम फिर ये सीरीज में हो गया ना? हाँ, ये सीरीज में हो गए दोनों, K1 वाला और K2 वाला सीरीज में, और एयर वाला इनके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो, आपको पता है कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। इस प्लेट के लिए एरिया था A by 2 और थिकनेस थी D। इन वाली प्लेट्स के लिए कितना वैल्यू बेटा, इसके लिए एरिया आपके पास है A by 2 एंड थिकनेस भी D by 2। इस प्लेट के लिए एरिया A by 2, थिकनेस D by 2। अब पुट करते जाओ। अब मान लो इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इसको नंबर 2 ले लेते हैं और इसको नंबर 3 ले लेते हैं। तो 1 के लिए C की वैल्यू C1 ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास A by 2 एप्सिलॉन नॉट बाय में D by में 2, सॉरी D ओनली, ठीक है, ये है ना D और ये A by 2 है, तो ये कितना हो गया वैल्यू, A एप्सिलॉन नॉट बाय में 2D, A एप्सिलॉन नॉट बाय में 2D। इस प्लेट के लिए देख लो, अब अभी जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, तो अगर मैं C2 लिखूंगी ना, तो मैं लिखूंगी K1 A की जगह A by 2 एप्सिलॉन नॉट और D की जगह D by 2। यहां से क्या हो गया आपके पास K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, एंड सिमिलरली आपका B क्या हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। अब देख लो आपके पास C2 और ये आपके पास C3 है, C2 और C3 सीरीज में है, ठीक है। तो C2, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज, C2 एंड C3 सीरीज में है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा आपके पास K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D इनटू K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D डिवाइडेड बाय में K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D प्लस में
K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। तो यहां से आपके पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ऊपर से एक A एप्सिलॉन नॉट बाय D कटेगा, बाकी एक बचेगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, K1 K2 बाय में K1 प्लस में K2 इंटू में A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। यहां तक सबको समझ में आ गया? देख लो जरा एक बार, ये मैंने 2 को सॉल्व किया अभी, और इसके साथ एक और कनेक्टेड है पैरेलल में। बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया है, वेल डन। अब देखो पैरेलल में तो दोनों को जोड़ना ही होता है ना, इसको और जो आपका ये आंसर आया इसको जोड़ना है। इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन है, तो इधर से 1/2 बचेगा और इधर से ये पूरा फ्रैक्शन बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, ए। वेल डन। D/2 क्यों नहीं आया, D/2 नहीं आएगा ना बेटा, यहाँ पूरे में एयर है। ठीक है, ये पूरा, ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो D है, इनके बीच में D/2 आएगा। वहां एक और प्लेट इंसर्ट कर रखी है उन्होंने। आई बात समझ में? अमन, वेल डन। और कौन है, अरिबा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के जैसे होती है, मतलब बीच में कहीं होती है। तो अगर आप इनको लाई कर, इनको अगर आप कैपेसिटर के बीच में लेके आते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, कैपेसिटेंस बढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना। तो एक बार नोट से गो थ्रू हो जाना, सारी चीजें डिराइव करा रखी है मैंने कि कैसे कैसे चीजें आई हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो सभी। सॉल्व करने का तरीका यही है, आप ये देख लो कि जो सबसे आउटर साइड में जो प्लेट्स हैं उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो सीरीज में आ गए, और जहां आपके पास सीधा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा एक मेटल का प्लेट है, मेटल के प्लेट को आपने एक बैटरी के एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, तो इसका V है, इसका 0 है, ये V सारे प्लेट पे ही तो आएगा ना, यहाँ पर भी 0 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ आधे हिस्से को देखूं तो समझ में आता है एयर है, और एक ही प्लेट, मतलब एक ही कैपेसिटर की तरह वो काम करेगा, एक तरफ उसके V है, एक तरफ 0 है, बीच में एयर है। लेकिन यहाँ पर ये 2 बन गए। ठीक है, यहाँ पर आपने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया और एक और प्लेट यहाँ पर आप समझ सकते हो कि है। अब जहां पर ये आ गया K1 और जहां पर ये आ गया K2, अब यहाँ देख लो कितना कितना इन्होंने कवर कर रखा है, जैसे D/2 कवर करा है, यहाँ D/2 कवर करा है, एरिया जो है इस प्लेट का A/2 और A/2 है। ठीक है, तो इसको हमने देखा कि यहाँ जाते हुए कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, तो ये दोनों सीरीज में, बट इतना मुझे जरूर पता है कि आउटर प्लेट V और 0 पे है, और इसकी भी आउटर प्लेट V और 0 पे, यानी ये जो टोटल बनेगा और ये जो पहले वाला टोटल बना, ये तो है पैरेलल में, लेकिन इनके बीच की जो कहानी है वो सीरीज में है, तो उनको आपने सीरीज में लगा दिया। क्लियर? कैलकुलेशन अब आप करके देखेंगे। ए एप्सिलॉन नॉट बाय फॉर्मूला है, उसके अंदर ए और डी की जो वैल्यूज हम लोगों ने लिखी है वो पुट करो। सीरीज में जहां दिख रहा है वहां पर आप क्या करना है, C1 इन सीरीज में क्या होता है आपके पास, मान लो C1 और C2 सीरीज में है, तो 1/C1 प्लस में 1/C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट करके सॉल्व करते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो C1 इंटू में C2 बाय में C1 प्लस में C2 कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड करते हो बेटा। आशीष, Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, C है बेटा, वो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जैसे अगर हम स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R इज द रेडियस ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आसान है ये वाला। मेटालिक प्लेट फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, metal sheet of thickness D/2 and of area equal to area of each plate is introduced between the plates. What will be the ratio of new capacitance to the original capacitance? सॉल्व कीजिए। अब मेटल प्लेट के केस में अगर आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपने इसमें कुछ भी इंसर्ट करा ना जब भी, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में D माइनस में T प्लस में T बाय में K। और मेटल्स के लिए एक खास बात क्या होती है, उसमें जो K का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो वो एक टर्म गायब हो जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। करो जरा एक बार सॉल्व।
मैं फटाफट कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। 1:2 आ गया। मैम 1:1 आएगा ना? चलो देख लेते हैं। ऐसे आपके पास क्या है, ये पैरेलल प्लेट बना रहा है और इसमें बोल रहे हैं इसका सेपरेशन d है। मेटल शीट ऑफ थिकनेस d/2, एक मेटल शीट इसमें हम डाल रहे हैं जिसका एरिया भी सेम है, थिकनेस इसका d/2 है। And of area equal to what will be the ratio of the new capacitance to the original capacitance? So original तो आपके पास क्या होएगा, यही होएगा, ये एप्सिलॉन नॉट बाय में d। न्यू वाला क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बाय में d माइनस में थिकनेस मैम कितना, 1:2। लेट्स चेक बेटा, प्लस में थिकनेस कितना है d/2 माइनस में t प्लस में t बाय में k, d/2 k, ये आएगा। तो ये आपके पास बनेगा क्या, k क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इन दिस केस, तो ये हट ही जाएगा। फॉर मेटल्स k का वैल्यू होता है इनफाइनाइट और एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज 0। तो c डैश कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट बाय में d बाय में 2। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय में d। तो रेशियो किसका पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू टू ओरिजिनल, यानी कि c डैश बाय में c, ये आएगा बेटा 2 इनटू में a एप्सिलॉन नॉट, या तो किसने 1:1 निकाला, गलत निकाला, देगा 2:1 आएगा बेटा। आई बात समझ में? तो इस मैम तरह मैंने ओल्ड वाले का न्यू से निकाल लिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये पढ़ लेना, क्वेश्चन में यही गलतियां करते हो तुम लोग, सब कुछ आता है तुम लोगों को, मैम पढ़ते तुमसे। मैम -d/2 क्यों करा है, एक बार बता दो। फॉर्मूला बेटा, c डैश इक्वल्स टू c, सॉरी a एप्सिलॉन नॉट बाय में d माइनस में t प्लस में t बाय में k। तो जो भी स्लैब आपने डाला, चाहे मेटल या कुछ भी स्लैब डाला, उसका थिकनेस होता है, वो इन्होंने d/2 दे रखा है, उस t की जगह d/2 पुट किया है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, सेम टू सेम है, इसमें थिकनेस अब 3d/4 हो गई है, तो आप चेक कर लेना, मैं इसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं बेटा। कितना टाइम बचा अपने पास, 28 मिनट। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको लास्ट रिवीजन क्लास में कराया था, याद है किसी को? In free space, a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P. Another particle of the same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 1 mm from P. If B is released, then its velocity at a distance of 9 mm from P is कितना होगा? मैम एनर्जी कंजर्वेशन वाले से किया था। हाँ ये एनर्जी कंजर्वेशन से हमने सॉल्व किया था भाई। पहले जितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, बाद में भी तो उतना ही होएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। मान रहे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये बोल रहे कि एक पॉइंट पर आपने एक चार्ज को फिक्स कर दिया जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, और ये पॉइंट मान लो क्या है, P। फिर बोले अनदर पार्टिकल बी ऑफ सेम चार्ज एंड मास 4 माइक्रोग्राम इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। एक और पार्टिकल जिसका मास कितना है, 4 माइक्रोग्राम, यानी कि 4 इंटू में 10⁻⁻�6 ग्राम। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, 1 mm पे ये रखा गया है। अब क्या होगा, देखो ये दोनों चार्जेस सेम है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हेल्ड अनदर चार्ज ऑफ सेम चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही आपने उसको रखा, एक तो फिक्स हो तो कहीं नहीं जाएगा, दूसरे को छोड़ोगे तो वो भागेगा, तो किस वेलोसिटी से भागेगा वो उन्होंने पूछा हुआ है। तो आपके पास पहले की तरफ अगर इसकी बात करें, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, अभी तो नहीं चला ना कहीं पर भी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 बाय में R। ठीक है, इसको R1 मान लो, जो आपके पास 1 mm वाला है ना, दिस इज इक्वल टू, बाद में उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ½ mv² प्लस में k Q1 Q2 बाय में R2। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहे थे कि जब ये भागा तो 9 mm पे बताओ कितना वेलोसिटी होगा, तो ये यहाँ पर है, ये इतना डिस्टेंस 9 mm है जिसको आप बोल रहे हो R2। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है और v की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे इसको सॉल्व? यस मैम।
Q1 Q2 की 1 माइक्रोकूलम है, R की वैल्यू आपको मैंने दे रखी है, पहले 1 mm है, बाद में 9 mm है, मास आपको ऑलरेडी गिवन है, V की वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर मैम डी आएगा। यस डी आएगा बेटा। ठीक है, चले आगे। मैम इसमें R2 की वैल्यू हमें 9 रखनी है। हाँ 9 mm है, और ये mm यूनिट्स वगैरह चेंज कर लेना, mm को आपको करना है किसमें, मीटर में। ठीक है, जैसे माइक्रोग्राम को हमने 10⁻⁶ में, और वो डिस्टेंस आपका mm में हो जाएगा। k की वैल्यू पुट कर लेना, कितनी होती है 9 इंटू में 10⁻⁹ सब वगैरह पुट करोगे, सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलम। 12। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अच्छा ये बता दो फटाफट, पॉइंट डायपोल P is equal to minus P naught x cap is capped at the origin. The potential and electric field due to this dipole on the y-axis at a distance d are respectively. अच्छा जो आपके पास जो डायपोल होता है, डायपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, हम नेगेटिव टू नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव। माइनस पी नॉट में है डायरेक्ट, मतलब माइनस पी नॉट एक्स, यानी कि ऐसे है डायपोल का डायरेक्शन। ठीक है, और डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन दी वाई एक्सिस, अगर आप आपका ये डायपोल मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू ले लो क्योंकि आपका डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में ऐसे, तो एक आप ले लो पॉइंट वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो पहली बात तो आप पोटेंशियल तो जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल आपके पास प्लस माइनस साइन के साथ रखा जाता है, तो इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, नेट जो निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसके अपोजिट आएगा बेटा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी ये, इसका मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं किन किन चीजों पे डिपेंड करता है डायपोल। ये देखो, अगर आपके पास एक होता है एक्सियल वाला केस, जिसमें आपके पास यहाँ मान लो माइनस क्यू है और यहाँ मान लो आपके पास प्लस क्यू है, और एक्सिस पे कोई आपने रखा है पॉइंट जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है या पोटेंशियल कितना है, तो इस केस में इसके सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते थे एक्स, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है बेटा वो आएगा आपके पास -2, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं -2kp/x³। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसे रखा हो -q एंड इधर आपके पास है +q, और आप निकाल दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है क्या -kp/x³, यानी इसका ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये होता है एक्सियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन को जब हम 2 बार करते हैं तो वो एक्सियल पोजीशन के इक्वल आती है, एक्सियल का आधा कर दो वो इक्वेटोरियल के इक्वल आती है। पोटेंशियल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये किसके ऊपर डिपेंड करे, जैसे पावर x की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल में आपके पास क्या आंसर आता है, ये आएगा आपके पास kp/x², यानी यहाँ पर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर बहुत फंसाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, ये माइनस वगैरह मैंने डायरेक्शन के हिसाब से लगाया, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो 2kp/x³, यहाँ आएगा kp/x³, यहाँ आएगा kp/x², और यहाँ आएगा पोटेंशियल 0। ठीक है बेटा, यस मैम। चलो यस मैम। एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराना था, ये देखो, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी, इक्विलिब्रियम हमने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी हैं वो करने हैं। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter at equilibrium. The angle that the pendulum makes with the vertical, बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ जाता है कहीं ना कहीं, उसको बैलेंस वगैरह करने के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए। ले आपा टेम्पो मांग ले। ठीक है, देखो एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ,
A bob of simple pendulum has mass. Very important questions. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस आते ही हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। तो मान लो एक बॉब है, ये बोल रहा है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास ऑफ 2 ग्राम, यानी इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एक तो पहली बात, एंड चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर एक चार्ज है, कितना चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम। अब ये बोल रहा है इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रेस्ट पे है, एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल। देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर भी ये रेस्ट पे है, पहली बात तो ये आपके पास इस पे फोर्स लगा है, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है ना फोर्स, कितना लगता है, F इक्वल्स टू कितना, Q इंटू में E, ठीक है। तो आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर, क्या, Q इंटू में E, एक इसके नीचे वेट है mg, और एक टेंशन होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो इन्होंने पूछा कि एट द एंगल दैट पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज, तो हम मान लेते हैं वर्टिकल के साथ कितना एंगल है, थीटा, इसको हम टेंशन को टी मान लेते हैं। तो अब इस टी के कंपोनेंट कर सकते हैं ना, टी कोस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, साइन टी थीटा। अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ऑल द फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू टी कोस थीटा, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू QE, तभी तो बैलेंस होएगा ना, यस और नो, यस मैम। ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड, ये है फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी आप नीचे यहां लिखो टी कोस थीटा और यहाँ लिखो mg, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू QE बाय में mg। अब बताओ क्या नहीं पता आपको, क्यों पता है, ये भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये दे रखा 2000, और m भी पता है 2 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके पुट कर लेना, और g आपको बोल रखा है 10 लेनी है, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, यस मैम। ठीक है। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, मैं तरीका बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर आएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.5, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दो। इसमें बेटा क्या करा इन्होंने, पेंडुलम है, पेंडुलम के ऊपर चार्ज है, जैसे ही चार्ज आ गया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, उस पर फोर्स लग जाता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज रखा होता तो ये पेंडुलम इस तरफ उल्टा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता, अभी वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसको फोर्स लग रहा है। तो बोल रहे हैं कि कितना वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ आगे गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखा रखा है। तो मैंने क्या करा, अब इस पे कितने क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे लिख लिए। एक तो नीचे उसका वेट लग रहा है, एक QE उस पे राइट हैंड साइड में लग रहा है, एक उसके ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन के 2 कंपोनेंट्स कर लिए। मुझे थीटा निकालना था, मैंने 2 इक्वेशन बना ली, दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट थीटा निकाल दिया, अब मेरे पास थीटा निकल जाएगा। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आया, इंटरलॉकिंग ऑफ प्लेट्स। वैसे मैंने आपको प्लेट्स के ऊपर क्वेश्चन कराया था, फिर भी सुन लो। मान लो कि आपके पास ऐसे कुछ प्लेट्स हैं, इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट, क्या होता है, मैं मान लो ऐसे दे दूंगा आपको 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिया था 3 4 5 6 7 8, ओके। और ऐसे दे दूं, मैं इंटरलॉक कर दूं प्लेट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद हो, मैंने ऐसे आपको क्वेश्चंस कराए थे प्लेट्स। यस मैम। आप 2 को एक पोटेंशियल, मान लो ऐसे मैं वायर जोड़ दूं, यहाँ पर एक पोटेंशियल पे ये V पे हो गया, ये V पे हो गया, एक को मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये 0 पे हो गया, 0 पे हो गया, तो आप ये देख पाओगे पैरेलल में है या सीरीज में है, सेम टू सेम है।
यहाँ पर आप मान सकते हो एक बैटरी मान लो ऐसे, इमेजिनरी बैटरी ऐसे। तुम पहले मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये प्लेट्स पैरेलल में है या सीरीज में है। आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, आपको ये बोल देंगे कि ओवरलैपिंग एरिया जो है, ओवरलैपिंग एरिया वो आपके पास कुछ है, मान लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यानी जो प्लेट्स ओवरलैप कितना कर रही है, एरिया कितना है एक दूसरे के सामने वो, ठीक है। और आपको बोल देंगे डिस्टेंस कितना है इनका, जो आपके पास डिस्टेंस है ये डी आपको दे देंगे क्या, 0. लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल ही दे रही हूँ, 0.88 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये आपको ऐसे एमएम में दे रखा होगा। अब यहाँ पर आपको पूछ लेंगे क्या कि कितना आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा। यस तो यहाँ पर मैम। हम इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे ये V और 0। अब देखो V पे ये सारा ही तो V पे आ गया, ये भी V पे, ये भी V पे, ये भी V पे, ये भी V पे, ये भी। हम बैटरी मान रहे हैं, क्या कह रहे हो? इमेजिनरी बैटरी क्यों मान रहे हैं? वैसे तो देखो सर्किट में ही लगेगी ना बैटरी, तभी तो काम आएगा ये कैपेसिटर का जो सिस्टम है। तो हम मान लेते हैं कि बैटरी, अब एक ऊपर कनेक्शन है सारा, एक नीचे कनेक्शन है, हम एक बैटरी एक सेल कनेक्ट करेंगे, अब फिर उसमें करंट दौड़ेगा तभी तो हमारे काम का है ना, बिना बैटरी के हमारे क्या काम का है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग क्या, हम ये चेक करते हैं इमेजिनरी बैटरी लगा के कि भाई वो पैरेलल में है कि सीरीज में है, मेन कॉन्सेप्ट है ये। तो अब ये 0 पे मान लो, अब ये वाला भी 0, ये 0 पे है, ये 0 पे, ये 0 पे, ये 0 पे, ये 0 पे, सॉरी ये आएगा 0 पे, पूरा प्लेट जहां तक है, मेटल का प्लेट है। ये आ गया 0 पे, 0 पे, 0 पे, 0 पे, 0 पे। तो दो ही तो पोटेंशियल है ना, V और 0, और सारे V और 0 के बीच में लगे या नहीं लगे? तो पहला पहला देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, V पे। तो यहाँ पर देखो कितने कैपेसिटर है आपके, ये आप मान सकते हो V0 के बीच में, ये भी V0 के बीच में, ये अगला भी, सारे V0 के बीच में है। कितने हैं V0 के बीच में? 17 है। कितने? 17 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 17 कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है V और 0 के साथ। ऐसे ऐसे करते जाओ, आपके पास लास्ट कौन सा है, 17th है। और आपका एक का कैपेसिटेंस कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, जिसका एरिया, ओवरलैपिंग एरिया आपको पता है, दे रखा है, उनके बीच का सेपरेशन आपको पता है, और ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.8 ठीक है। आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स वाई जेड मान लो कुछ भी आ गई, एक्स आ गई। अब ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है 17 बार, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, हम इसे 17। आई बात समझ में? मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। इंटरलॉकिंग के क्वेश्चन अगर आते हैं इजी है वैसे, जहां समझ में नहीं आया एक्स वाई जेड मान लो। अच्छा एक चीज और, कॉमन पोटेंशियल सबको याद है, कितना होता है कॉमन पोटेंशियल? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यस, मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेट है, ये आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो इनिशियली मान लेते हैं इसका, हम इस पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, पहले जितना था बाद में उतना ही होगा। तो पहले हम लोग अगर अलग अलग लेते हैं तो इसमें C1 V1 इसका चार्ज हो गया, C2 V2 इसका चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज कितना होता है, C1 V1 प्लस में C2 V2। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन पोटेंशियल पे ले आते हैं उसको। मतलब क्या है कि अब इनका पोटेंशियल जो है वो सेम है, इसका V है, इसका V है, चार्ज तो फिर भी सेम रहेगा, तो C1 V प्लस में C2 V ऐसे करते हैं। तो यहां से हम V निकाल लेते हैं क्या, C1 V1 प्लस में C2 V2 बाय में C1 प्लस में C2, दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। एक निकाल के दिखाओगे मेरे को? हर बार आपको इतना इजी फिगर नहीं दिखेगा ना, आपको ऐसे मिले, ऐसे देंगे, देखो मान लो आपको ऐसे दे दें, ये मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया।
अब ये जो डी पॉइंट है, ये इन दोनों की तरफ से पोटेंशियल सेम होगा ना, आपको ये निकालना है। कर सकते हो? बताओ, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। देखो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर Q1 कितना होगा बेटा, C1 इंटू में ऐसे लिख सकते हैं ना, VA माइनस में VD, ड्रॉप कर जाएगा पोटेंशियल इसके अक्रॉस। तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है मान लेते हैं। अब सेकंड में कितना होगा आपके पास, Q2 कितना होगा, C2 इंटू में VD माइनस में VB। ठीक है, अब बाद में जब ये कनेक्ट हुए, जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, उस केस में आप क्या करेंगे, VD निकाल लो और वो कंपेयर कर दो। जैसे यहां से अगर आप VD निकाल लेंगे, अगर यहां से अगर VD निकालें तो VD पहली बात तो आप इसको कैसे करेंगे, हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे देखो, यहां से जो चार्ज जाएगा, ये सीरीज है ना, Q1 और Q2 सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में है दोनों कैपेसिटर्स। ठीक है, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी। तो ये आपने जो Q1 Q2 अलग अलग निकाला है, ये एक ही होगा। तो C1 इंटू में VA माइनस में VD, दिस इज इक्वल टू C2 इंटू में VD माइनस में VB। ठीक है, तो यहां से आप VD निकाल सकते हैं, कर लोगे? ये VD आपके पास क्या आ जाएगा, C1 VA प्लस में C2 VB बाय में C1 प्लस में C2, यही आएगा जो यहाँ पर बना हुआ है। पर ये आपको दिखा इस तरीके से रखा है कि सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये तो कर ही लोगे, लास्ट है बस ये, और नहीं कराती आप लोग। इसके अलावा एक वो आप लोग रिवाइज कर लेना, जैसे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। अगर ये मान लो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है और इसका जो रेडियस है B है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होता है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, मान लो एक ऐसे एक ऐसे, इसका रेडियस आपके पास A है और इसका रेडियस आपके पास B है, लेकिन इन दोनों प्लेट्स को मैं कनेक्ट कर दूं, तो इस केस में आपके पास कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, सिंगल प्लेट बन जाएगी वो। ठीक है, सिंगल प्लेट बन जाएगी, अंदर चार्ज है नहीं, B ही बनेगा बेटा। जो भी चार्ज, मान लीजिए प्लस Q माइनस Q, कुछ भी ऐसे चार्ज है, तो प्लस Q सारा बाहर चला जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B बाहर वाले का आप रेडियस लेंगे, जितना भी चार्ज है वो आउटर सरफेस पे जाने का ट्राई करता है ना, तो बाहर चला जाएगा। तो आपका जो बड़ा वाला रेडियस है वही वाला कैपेसिटेंस का वैल्यू बन जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको कराए थे क्या, मान लीजिए आप अंदर वाला अर्थ कर देते हैं या बाहर वाला अर्थ कर देते हैं। जैसे बाहर वाला अगर मैं अर्थ कर देती हूँ, तो अब मैं दो प्लेट्स अगर लेती हूँ तो इनका बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय में B माइनस में A। ऐसा कुछ फॉर्मूले थे, फॉर्मूले पढ़ जाना। यस, यही था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय में B माइनस में A। और अगर मैं अंदर वाले को अर्थ कर देती हूँ तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय में B माइनस A प्लस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B जो बाहर वाले का होता है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स जो मुझे लगता है जिन पे क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। और इसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चन, देखो ये वाला देखो, फटाफट कर लेते, एक मिनट के क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये वैसे IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा फ्लैट सरफेस पे, देखो फ्लैट सरफेस पे 0 आएगा फ्लक्स। फ्लक्स के कुछ फॉर्मूले याद है ना, फ्लक्स होता है क्या, E डॉट A, या फिर आप लिख सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास एनक्लोज चार्ज Q है, दिस इज योर एनक्लोज चार्ज, राइट। ओके, तो अगर आप बात करें इसकी, एक चार्ज है Q, अगर आप इसको पूरा स्फीयर मानते, एक चार्ज अंदर Q रखा होता, तो इससे पास होने वाला, पूरे स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स होता Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको आधा कर देते हैं तो आधा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें से कितना पास होएगा, Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका आधा कर दो, जितना टोटल है बाय सिमेट्री हाफ कर देते हैं, तो हाफ से कितना, हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना जाएगा, Q बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। लेकिन इन्होंने पूछा क्या था, फ्लैट सरफेस पे पूछा था। फ्लैट सरफेस पे वैसे आंसर 0 होना चाहिए और इन्होंने ऑप्शंस दे दिए कर्व्ड सरफेस के हिसाब से। तो फ्लैट सरफेस में से तो कुछ भी नहीं पास करेगा ना। मान लो कोई भी एक चार्ज है, एक बॉल समझ लो, ठीक है,
एक बॉल समझ लो, उससे आपके पास अगर फ्लैट सरफेस पे देखो सारी लाइंस ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे एक सर्कल बनाएंगी, ऐसे क्रॉस नहीं करता। फ्लक्स वो होता है जो पास थ्रू हो जाए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो फ्लैट सरफेस पे 0 आएगा। ठीक है, ये आपके पास कर्व्ड सरफेस पे। ऑलमोस्ट। अच्छा ये देख लो फटाफट, चलो ये लास्ट बताओ करके फटाफट। जो लास्ट में इतने बच्चे बचे हैं ना, कितने आए थे आपको पता है क्लास में? 55 से ज्यादा, एंड अभी कितने हैं? 34। तो दीज 34 स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज, जो लास्ट तक रुकते हैं। बाकी सब आते हैं चले जाते हैं, पर बोर हो गए, नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपके कंपटीशन में होते कितने बच्चे हैं आपको समझ में आता है? लगता बहुत ज्यादा है कि इतने ज्यादा बच्चे हैं, बट उनमें से पढ़ने वाले 50% से भी कम होते हैं बेटा। इसका एक बार फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए। मतलब इतना कुछ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में रिवाइज कराने को, मतलब मेरे को इतना दिक्कत हो रहा था क्वेश्चन कौन से कराऊं आप लोगों को, और अभी भी मैं आपको 4 घंटे करा सकती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर निकालने समय फिर आप लोग जा सकते हैं। और इसमें मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं पेपर के लिए कल। जैसे फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए का एक और जो क्वेश्चन है वो देख लेना आप लोग नोट से। हुआ कि नहीं हुआ? कर रहे हो या नहीं पहले तो ये बताओ, हैंड एक बार थम्स अप करो अगर सभी सॉल्व कर रहे हो तो। लेवल बेटा अभी जो मैंने कराया ना क्वेश्चन, इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा सा कम रखेंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बायो के लिए तो इससे काफी कम रहेगा। 0 नहीं आएगा बेटा। देखो, पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम इज एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी ये अगर मान लो एक चार्ज आपने यहां रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर ऊपर, नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर ऊपर, तो 6 सेंटीमीटर ऊपर एक सरफेस और बना लो और ये पूरा क्यूब कंप्लीट कर लो। तो पूरा क्लोज्ड सरफेस से ये जो चार्ज है, जो क्यू चार्ज है, ये कितना देगा फ्लक्स? क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट 6। चलो देखते हैं। मैम एक सरफेस में जाएगा, एक सरफेस से कितना आएगा? क्यू बाय में 6 क्यू बाय एप्सिलॉन। 6। अब आपको चार्ज की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, निकाल लोगे, इसका आंसर आएगा आपके पास। कितना बता रहे थे आप लोग? टू 26, यस 226 आएगा। 226 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक और, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं निकले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। इसमें मैम आपको आंसर बताना पीछे वाले का। 226 इंटू 10⁻³। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये फ्लक्स का वैल्यू जो होता है ई डॉट ए होता है। तो फ्लक्स 1 एंड फ्लक्स 2 आप निकालेंगे। एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। आपको ई की वैल्यू दे रखी है 3/5 ई नॉट प्लस में 4/5 ई नॉट ऐसे। ठीक है, एक बार इसको ट्राई जरूर करना। मैम पीछे वाले का तो मेरा गलत आ रहा है। आ जाएगा बेटा, इसमें क्यू का वैल्यू देखो 12 इंटू में 10⁻⁻6 आएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपके पास 8.8 इंटू में 10⁻12 आएगा। इसके अलावा तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा। सॉल्यूशन कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, मैम आज हमारे ग्रुप में कैसा मैसेज आया ये? क्या मैसेज आया बेटा? मैम ट्रांसफर करना है, क्या करना है? फॉर्म फिल करना है कोई। अच्छा मैंने देखा नहीं, एक मिनट रुको मैं देखती हूँ।